हिंदी साहित्य प्रैक्टिस सेट में आज हमारी जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है और बिना समय गवाए हम यहाँ पर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, अगर आप हिंदी साहित्य को वाकई में मजबूत करना चाहते हैं, चाहे अभी आप फ्रेशर हो, चाहे आपको एक्सपीरियंस है, तो ये प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर डेली करते रहें। आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपका जो आत्मविश्वास है, वो बहुत हाई हो जाएगा कि हाँ, आपको बहुत कुछ याद है। क्योंकि प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी होता है, चाहे आप कितनी भी किताबें पढ़ लें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 30 दिन मालवीय जी के साथ नामक संस्मरणात्मक कृति किसके द्वारा लिखी गई है? 30 दिन मालवीय जी के साथ, अब भाई जिसने 30 दिन मालवीय जी के साथ गुजारे होंगे, उन्हीं के द्वारा ये संस्मरणात्मक कृति लिखी जाएगी। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी, जो कि सांस्कृतिक राष्ट्रीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि थे। राम नरेश त्रिपाठी जी। ये 30 दिन मालवीय जी के साथ इन्होंने गुजारे। कौन सा उपन्यास है जो आगे का नहीं है? इनमें से कौन सा उपन्यास आगे का नहीं है? शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी या नदी के द्वीप। तो यहाँ पर हमारा 2 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? कौन सा उपन्यास आगे के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो अजय की डायरी इनका नहीं है। ठीक है, अजय की डायरी इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास नहीं है। हालांकि उपन्यास ये तो याद रख लेना, लेकिन ये किसने लिखा है? डॉक्टर देवराज ने। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर देवराज के द्वारा लिखा गया अजय की डायरी, जो कि किसके द्वारा? डायरी शैली में लिखा गया एक नवीनतम उपन्यास इसको माना जाता है, जो कि 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अधूरे गीत नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई है? अधूरे गीत, अधूरे गीत भाई कौन गाता है? अशोक वाजपेयी, गंगा प्रसाद विमल, राजेंद्र यादव या फिर महीप सिंह। तो यहाँ पर हमारा 3 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अधूरे गीत जो रचना है वो किसकी है? तो ये अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखी गई है, जो कि 1959 में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, प्रजा हितैषी नामक हिंदी पत्र किसने निकाला था? प्रजा हितैषी नामक हिंदी पत्र को निकालने वाले कौन है? तो यहाँ पर हमारा 4 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रजा हितैषी नामक जो पत्र है, तो ये निकाला गया था राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह इसके संपादक रहे हैं। और में सी ऑप्शन आपका सही होगा। और कहाँ से निकलता था? आगरा से। ये कहाँ से निकलता था? आगरा से 1861 में से निकालना शुरू किया था। ठीक है, पंडित जुगल किशोर को तो आप जानते ही हैं, जिन्होंने उदंत मार्तंड निकाला था और जो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था, जो 1826 ईस्वी में, ठीक है, 1826 में कलकत्ता से निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु द्वारा रचित नाटक इनमें से कौन सा नहीं है? विद्या सुंदर, भारत जननी, नाटकों का इतिहास या फिर भारत दुर्दशा। तो यहाँ पर हमारा 5 में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नाटक पूछ रहा है, इनमें से कौन सा नाटक नहीं है? तो विद्या सुंदर तो सबसे पहला अनुदित नाटक है, जो 1868 में आता है। भारत जननी भी है और भारत दुर्दशा भी, लेकिन नाटकों का इतिहास इनका नाटक नहीं है, इनका निबंध है। ये भी याद रख लेना है, ये भारतेंदु जी का निबंध है, निबंध विधा है इसकी। ठीक है रचना इन्हीं की है। नेक्स्ट है, पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा किसके द्वारा लिखे गए उपन्यास है? पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा, ये किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा। तो यहाँ पर हमारा 6 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपन्यास है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक नहीं थे, इनमें से कौन है? फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेज अली के समय पर की गई थी, कलकत्ता के अंदर, है ना। और इसके प्राध्यापक इनमें से कौन नहीं रहे हैं? शिव प्रसाद सिंह, इंशाअल्लाह खान, सदा सुखलाल या फिर सदल मिश्र। तो यहाँ पर हमारा 7 में राइट ऑप्शन क्या होगा भाई? 7 में ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये शिव प्रसाद सिंह फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे। ठीक है, 1800 ईस्वी में जिसकी स्थापना हुई थी 10 जुलाई 1800 ईस्वी 1800 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर, आठवां सर्ग उदय शंकर भट्ट, मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पर 8 में कौन सा हो जाएगा? आठवां सर्ग। आठवां सर्ग उदय शंकर भट्ट का नहीं है, बल्कि ये किसके द्वारा लिखा गया है? सुरेंद्र वर्मा का नाटक है ये। किसका है? सुरेंद्र वर्मा जी के द्वारा लिखा गया नाटक है आठवां सर्ग। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर, सारा आकाश, राजेंद्र यादव, उसका बचपन मन्नू भंडारी। तो यहाँ पर हमारा 9 में राइट ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा? उसका बचपन, ये मन्नू भंडारी जी का नहीं है। ठीक है, उसका बचपन मन्नू भंडारी जी का उपन्यास नहीं है। फिर ये किसका उपन्यास है? तो कृष्ण बलदेव,
कृष्ण बलदेव वैद्य के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। कृष्ण बलदेव वैद्य के नाम से जाना जाता है। उसका बचपन। कीर्ति केतु नाटक की रचना करने वाले कौन है? कीर्ति केतु नामक जो नाटक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो 10 में सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा बाबू तोताराम, ठीक है। कीर्ति केतु किसने लिखा है? तो बाबू तोताराम ने लिखा है। श्रृंगार सरोजनी और पावस पयोनिधि नामक रचनाएं किसकी हैं? श्रृंगार सरोजनी और पावस पयोनिधि, ये दोनों रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो 11 में हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? गोविंद गिल्ला भाई, ठीक है। गोविंद गिल्ला भाई ये भी भारतेंदु मंडल में शामिल थे, गोविंद गिल्ला भाई, और इन्होंने इन दोनों पुस्तकों को लिखा है। कब्जा 25 किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है? आपको ये क्लास अगर अच्छी लगे तो सारे बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो भी नए हैं लाइक कर देना और शेयर भी जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। इसके अलावा आप अगर यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या इसके अलावा शुक्ल और बच्चन की सीरीज से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नाम मात्र के प्राइस में आपको पूरा बैच मिल जाएगा, जिसमें बेहतर कंटेंट के साथ आपको पढ़ाई करवाई जा रही है। और इनके नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं यूजीसी नेट या फिर टीजीटी, पीजीटी के, तो भी आप बता सकते हैं, है ना। हिंदी साहित्य के नोट्स ले सकते हैं, हिंदी साहित्य, और इसके अलावा यूजीसी नेट के ले सकते हैं। कुब्जा 25 किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है? कुब्जा 25, तो यहाँ पर हमारा 12 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नवनीत चतुर्वेदी, ठीक है। ये नवनीत चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है कुब्जा 25। और इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, भारत जीवन के नाम से, ठीक है। भारत जीवन के नाम से इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जगदम्बा बाबू आ रही हैं, चित्रा मदगल यही सच है, मन्नू भंडारी, डैफोडिल जल रही हैं, मृदुला गर्ग, बादलों के घेरे, ऊषा, प्रियमवदा। तो यहाँ पर हमें 13 में राइट ऑप्शन बताना है, क्या हो जाएगा? बादलों के घेरे। देखो ये गलत है, बादलों के घेरे ऊषा का नहीं है। बादलों के घेरे किसका नहीं है? ऊषा का नहीं है, बल्कि ये इसकी लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती, जिन्हें 2017 ईस्वी में क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बादलों के घेरे याद रखना, ये कहानी संग्रह है, ठीक है। निम्न में से कौन सा नाटक है जो मोहन राकेश का नहीं है? इनमें से कौन सा नाटक है जो मोहन राकेश का नहीं है? तो 14 में हमारा हानूस नहीं है। हानूस किसका है? भीष्म साहनी जी का है, ठीक है। हानूस किसका है? भीष्म साहनी का नाटक है। मोहन राकेश के नाटकों की बात करें तो आपने 4 नाटक लिखे थे, जिनमें से 3 तो ये कंप्लीट हो गए, और एक और है पैर तले की जमीन, पैर तले की जमीन, लेकिन वो अपूर्ण नाटक रह गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? इनमें से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? तो गबन, निर्मला और सेधवा सदन तीनों हैं, लेकिन देहाती दुनिया इनका नहीं है। देहाती दुनिया इनका नहीं है प्रेमचंद जी का। फिर ये किसका है? शिव पूजन सहाय, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया है? 15 में, जिन्हें भाषा के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है, शिव पूजन सहाय जी को, और इन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, परीक्षा गुरु उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? तो ये अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, जो कि लाला श्रीनिवास दास का है, और ये 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। 1882 में प्रकाशित हुआ था। कविवर बिहारी लाल आलोचनात्मक कृति किसकी है? कविवर बिहारी लाल नामक आलोचनात्मक कृति किसके द्वारा लिखी गई है? जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट या फिर लाला श्रीनिवास दास। यहाँ पर हमारा 17 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राधा कृष्ण दास, ठीक है। कविवर बिहारी लाल नामक जो आलोचनात्मक कृति है बिहारी की, ये राधा कृष्ण दास जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। 17 में हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये 1895 ईस्वी में प्रकाशित होती है। कारवा नामक एकांकी के रचनाकार कौन है? कारवा नामक जो एकांकी है, इसके रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर हमारा 18 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर प्रसाद, ठीक है। ये भुवनेश्वर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, भारत खंड की समृद्धि नामक निबंध किसने लिखा है? भारत खंड की समृद्धि नामक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो 19 में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? लाला श्रीनिवास दास, ठीक है। लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। भारत खंड की समृद्धि, सदाचरण, संयोगिता, स्वयंवर, ये सभी इन्हीं के हैं। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वैशाली की नगर वधु, चतुर्सेन शास्त्री, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा, बाण भट्ट की आत्मकथा राहुल का नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों ठीक है, लेकिन ये बाण भट्ट राहुल जी का नहीं है। इसके द्वारा लिखा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है बाण भट्ट की आत्मकथा।
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो इन्होंने वीर काल नाम दिया है। कल के क्वेश्चन में था और मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाला था। शॉर्ट वीडियो भी आप देख लिया करो, वहां पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देती हूँ। स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? तो यहाँ पर हमारा 22 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? 22 के अंदर कौन सा हो जाएगा? स्मृति की रेखाएं, तो ये महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, महादेवी वर्मा जी का ये क्या है? रेखा चित्र है, स्मृति की रेखाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो रिंजल धंजल रिपोर्टाज के लेखक कौन है? रिंजल धंजल नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? भले ही इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं और आपको आ भी रही हैं, फिर भी आप पूरा सेट जरूर देखा करो, क्योंकि इससे आपको पूरा फायदा मिलेगा। जितनी बार आप रिवीजन करोगे ना, उतना ही सिलेक्शन के आप नजदीक जाओगे। यहाँ पर हमारा 23 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिंजल धंजल किसका है? ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का रिपोर्टाज है, इसकी विधा याद रखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध किस प्रांत से था? तो ये कहाँ से? उत्तर प्रदेश में काशी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और वहीं पर मृत्यु हुई थी, वहीं पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूचे रीतिकाल में भूषण का व्यक्तित्व सबसे अलग और विशिष्ट है। इस काल में वीर रस की कविताएं तो अन्य लोगों ने भी लिखी थी, लेकिन श्रृंगार या नायिका भेद का मुख वीर रस की ओर मोड़ने का श्रेय जो जाता है वो भूषण को ही जाता है। ये कथन किसका है? तो यहाँ पर आपको 25 में बताना है हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बताइए 25 में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा भाई? तो ये कहा है? बच्चन सिंह ने। 25 में हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चन सिंह का ये कथन है। बेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम किसने किया था? बेकन बेकन जो कि एक पाश्चात्य विद्वान कवि रहे हैं, और उनके निबंधों का अनुवाद हिंदी में अनुवाद करने वाले बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया है? तो यहाँ पर हमारा 26 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये किसके द्वारा किया गया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। ये किसका कथन है? भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है, ये कथन किसका है? भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास, तो 27 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है, ये शुक्ल जी का कथन है। निम्न में से किस निबंध के आश्रयदाता हिंदूपति शिवाजी रहे हैं? तो वो भूषण के ही रहे हैं। ठीक है, ये भूषण के आश्रयदाता रहे हैं शिवाजी। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा रामविलास शर्मा, जो कि 3 भागों में विभक्त है। कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मधु मालती कुतुबन, चित्रावली उस्मान, हंस जवाहिर, कासिम साय, इंद्रावती, नूर मोहम्मद। तो यहाँ पर हमारा 30 में राइट ऑप्शन क्या होगा भाई? 30 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा मधुमालती। मधुमालती किसकी है? मंझन कवि की रचना है। ठीक है, मंझन कवि की रचना है मधुमालती। कुतुबन की बात करें तो इन्होंने मृगावती लिखी थी। ठीक है, मृगावती लिखी थी 1503 ईस्वी में, शुक्ल जी के द्वारा माना गया है, और इसी को प्रथम सूफी कवि और सूफी रचना उन्होंने माना हुआ है। नेक्स्ट है, हिंदी काव्य में 12 मासा का वर्णन सबसे पहले किस रचना में मिलता है? 31 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा भाई? हिंदी काव्य में 12 मासा का जो वर्णन है सबसे पहले, देखो पद्मावत में भी मिलता है आषाढ़ मास से, लेकिन सबसे पहले की अगर बात आएगी तो वो कहाँ पर मिलता है? पृथ्वीराज रासों में मिलता है। ये बीसल देव रासों में मिलता है। सब सर्वप्रथम जो 12 मासा का वर्णन है वो इनमें से बीसल देव रासों में किया गया है, जो कि नरपति नाले की रचना है। देश विदेश किसका यात्रा साहित्य है? देश विदेश नामक जो यात्रा साहित्य है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पर हमारा 32 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देश विदेश रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, देश विदेश कौन घूमा था? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, कवितावली के ग्रंथकार कौन है? तो ये तुलसीदास हो जाएगा, जो कि ब्रज भाषा की रचना है कवितावली। हुमायूं रासों के रचयिता कौन है? तो ये दलपति विजय हैं। ठीक है, जगनिक ने आला खंड लिखा है, नरपति नाला ने बीसल देव रासो लिखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था? वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा पुष्टि संप्रदाय। बोलो, ये रही। कितने बजे? 10 मिनट, ठीक है।
जी। पुष्टि संप्रदाय हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। बातन वातन बात बढ़ावई और बातन में बढ़ गई रार, दोनों दल में हल्ला हो गया, छत्रीन खींच लीन तलवार। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। बातन बातन बात बढ़ावई और बातन में बढ़ गई रार, रार यानी कि लड़ाई हो गई। ठीक है। 36 में हमारे यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा जगनिक। जगनिक का जो आला खंड है उसकी ये पंक्तियां मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम हसमत संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये कृष्णा कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखा गया संस्मरण है हम हसमत। ठीक है। नेक्स्ट है, अरे यायावर रहेगा याद, ये किस विधा की रचना है? तो ये रचना किसकी है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, अज्ञे जी की है। और इसमें ये यात्रा वृतांत है। इस यात्रा वृतांत में अज्ञे अज्ञे जी ने पूरे भारतवर्ष का यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण के कन्याकुमारी तक पूरा जो वो घूमे थे, जो भी चीजें उन्होंने देखी थी उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। अज्ञे की रचना का नाम है जिज्ञासा। जिज्ञासा की विधा क्या होगी? अज्ञे की रचना जिज्ञासा की विधा क्या है? तो यहाँ पर 39 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कहानी। ठीक है। और अज्ञे की रचना जिज्ञासा की जो विधा है वो कहानी है। 1929 ईस्वी में ये प्रकाशित होती है। ठीक है। पहले ही 1929 में प्रकाशित होती है जिज्ञासा, और उसके बाद इसे कहानी संग्रह विपथगाह में संकलित किया जाता है। जायसी की रचना कौन सी नहीं है इनमें से? इनमें से जायसी की रचना कौन सी नहीं है? तो मृगावती नहीं है, ये कुतुबन के द्वारा लिखी गई रचना है। ठीक है। 40 में ये सही हो जाएगा। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, पंक्ति के रचयिता कौन है? यहाँ पर 41 में हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा भाई? 41 में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये बिहारी लाल की पंक्ति है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, ये बिहारी लाल की पंक्ति है। कौन सी रचना है जो भूषण की नहीं है? इनमें से भूषण की कौन सी रचना नहीं है? तो इन्होंने कौन सी रचना नहीं लिखी? काव्य रसायन इनकी कोई रचना नहीं है। ठीक है। भूषण की कौन सी रचना नहीं है? 42 में हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। काव्य रसायन नहीं है, ये किसकी है? देव कवि की रचना है। ठीक है। ये देव कवि की रचना। देखो, एक देवसेन नामक जो कवि मिलते हैं वो हमें जैन कवि मिलते हैं, और एक रीति काल में हमें कवि मिलते हैं जो देव कवि हैं, वो अलग हैं। बहुत सारे बच्चे इनमें कंफ्यूज रहते हैं। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो ये मीराबाई की रचना है, नरसिंह जी का मायरा। नेक्स्ट है, शब्द और सच नामक अन्वेषण परक कविता किसकी है? शब्द और सच। ठीक है। शब्द और सच नामक जो अन्वेषण परक कविता है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर हमारा 44 में राइट ऑप्शन क्या होगा? 44 में हमारा शब्द और सच लिखा है किसने? अज्ञे ने। ठीक है। अज्ञे ने लिखा है, जो कि तार सप्तक के संपादक रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी किस रचना में अपने जीवन की पीड़ा को दर्शाया है? अपनी किस रचना में अपने जीवन की पूरी पीड़ा को दर्शाया है? मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश या फिर सूत की माला। तो यहाँ पर हमारा 45 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 45 में हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये है मधु कलश। ठीक है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ध्यान रखना, मधु कलश। इनको कभी कभी क्रम से पूछ लिया जाता है, तो याद रखना 1935 में मधुशाला आई थी, मधुबाला 1936 ईस्वी, मधु कलश 1937 ईस्वी, है ना, और सूत की माला भी 1937 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, रीतिकालीन कवि चिंतामणि किसके भाई थे? चिंतामणि त्रिपाठी, जिनसे हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक जिनको माना जाता है, चिंतामणि से शुरुआत मानी जाती है रीतिकाल की शुक्ल जी के द्वारा, वही चिंतामणि के भाई इनमें से कौन थे? तो यहाँ पर हमारा 46 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? 46 में भूषण के भाई थे। ये कौन? चिंतामणि त्रिपाठी। ठीक है। भूषण के भाई थे। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? गंगा लहरी, पद्माकर, गंगा अवतरण रत्नाकर, कवित्र रत्नाकर, सेनापति, कोकसार, आलम। तो 47 में हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब ठीक है। ठीक है। गंगा लहरी पद्माकर ने लिखा था, गंगा अवतरण रत्नाकर ने लिखा था, जगन्नाथ दास रत्नाकर, दोनों का नाम अलग अलग है। कवित्र रत्नाकर सेनापति की रचना है। कोकसार किसकी है? तो ये घनानंद की रचना है। ये आलम ने नहीं लिखी, बल्कि घनानंद कवि के द्वारा लिखी गई है कोकसार। ठीक है। विरह लीला और केलीवल्ली और इसके अलावा सुजान सागर इन्हीं की रचना। कौन सा कवि है जो अष्टछाप में शामिल नहीं है? अष्टछाप में शामिल नहीं है सुंदरदास। ठीक है। गोविंद स्वामी, सूरदास, परमानंद दास तीनों शामिल हैं, सुंदरदास शामिल नहीं है। कौन सी रचना है जो सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना
सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है, तो युग धारा इन्होंने नहीं लिखी। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना कौन सी नहीं है? तो 49 में डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये नागा अर्जुन की है, जो कि प्रगतिवादी थे। कौन थे? प्रगतिवाद से संबंधित थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नंद निनारी सासू मायके सिधारी। नंद निनारी सासू मायके सिधारी पंक्ति के रचयिता कौन है? पता है, नंद निनारी सासू मायके सिधारी पंक्ति के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर हमारा 50 में राइट ऑप्शन क्या होगा? ये हो जाएगा डी, सुखदेव मिश्र। ठीक है, नंद निनारी सासू मायके सिधारी ये पंक्ति किसकी है? सुखदेव मिश्र की है। नेक्स्ट है, संतन को कहा सीकरी सो काम, ये किसने कहा था? तो ये कुंभन दास की पंक्ति है। ठीक है, ये कुंभन दास की पंक्ति है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ इनमें से नहीं है? तो 52 में हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बताइए, 52 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वैदेही वनवास। ठीक है, वैदेही वनवास किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है। नेक्स्ट है, मधुलिका किसका काव्य संग्रह है? मधुलिका नामक जो काव्य संग्रह है किसके द्वारा लिखा गया है मधुलिका? तो 53 में हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा भाई? 53 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है ये। ठीक है, रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है। 1938 ईस्वी में इसको प्रकाशित करवाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एकांतवासी योगी ये किसकी रचना है? एकांतवासी योगी ये हर्मिट नामक एक रचना थी, है ना। हर्मिट जिसका हिंदी में अनुवाद किया था किसने? श्रीधर पाठक जी ने। ठीक है, श्रीधर पाठक जी ने किया था। 54 में हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखना। 54 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, एकांतवासी योगी हर्मिट किसकी रचना थी? हर्मिट किसकी रचना थी? अगर आपको पता है तो फटाफट से कमेंट करिए सारे बच्चे। तीसरा सप्तक कब संपादित हुआ था? तो ये 1959 ईस्वी में हुआ था। 1951 में दूसरा सप्तक आया था, दूसरा, और 1943 में पहला सप्तक, जिसको तार सप्तक के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1979 में चौथा आया था। कौन सी काव्य रचना है जो महादेवी वर्मा की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो 56 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेला। ठीक है, 56 में हमारा बेला नहीं है, ये एक कविता संग्रह है और ये किसके द्वारा लिखी गई है? निराला जी के द्वारा लिखी गई है। बेला, बेला निराला। ठीक है, बेला निराला की है। सीढ़ियों पर धूप में ये किसका काव्य संग्रह है? 57 में बताना है कि सीढ़ियों पर धूप में किसका काव्य संग्रह है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा रघुवीर सहाय। ठीक है, रघुवीर सहाय हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीती विभावरी जागरी ये किसकी कविता है? बीती विभावरी जागरी ये किसके द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं? तो ये जयशंकर प्रसाद जी की हैं। ठीक है, बीती विभावरी जागरी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की क्या है ये? कविता है। ठीक है, पैदन विदेश चली जात यह अति ख्वारी ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? पैदन विदेश चली जात यह अति ख्वारी, यानी कि हमारे देश का जो धन है वो विदेशों में चला जाता है। ये बहुत ही बड़ी मतलब हमारे देश का दुर्भाग्य है, ख्वारी है ये, है ना। तो 59 में हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा भाई? 59 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का की पंक्ति है, याद रखना। हरी घास पर छनवर ये किसकी काव्य रचना है? तो अज्ञे जी के द्वारा लिखी गई है। हरी घास पर छनवर किसकी है? अज्ञे जी के द्वारा लिखी गई रचना है। निम्न में से कौन से कवि हैं जिन्होंने छायावाद के भीतर रहकर छायावाद का विरोध किया है? छायावाद के भीतर रहकर यानी कि कौन से छायावादी कवि हैं जिन्होंने छायावाद का ही विरोध किया है? तो यहाँ पर 61 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भगवती चरण वर्मा। ठीक है, ये कौन है? भगवती चरण वर्मा है। 61 में बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, याद रखना। देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन है जो गलत है? देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम अवैज्ञानिक है। नहीं, वैज्ञानिक है ना। एक वर्ण से एक ही अलग ध्वनि संकेतित होता है। देवनागरी का प्रत्येक अक्षर उच्चारित होता है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि यही मानी जाती है। ठीक है, देवनागरी। तो ये ऑप्शन राइट गलत है। सफरी सी जल में विहंगनी सी व्योम में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सफरी सी जल में विहंगनी सी व्योम में इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर हमारा 63 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई?
63 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा उपमा अलंकार, सफरी सी, व्यंजनी सी। ठीक है, इसमें सा से सी जो वाचक शब्द होते हैं, एक इसमें आते हैं, तो उपमा अलंकार के अंदर आते हैं। वह विकारी शब्द है जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। ये तो किसकी संज्ञा की परिभाषा दे रखी है ना, संज्ञा की परिभाषा दे रखी है, देख लेना। नेक्स्ट, विद्यापति कृत दान वाक्यावली की भाषा क्या है? तो दान वाक्यावली इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी है। ठीक है, गंगा वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, ये सब संस्कृत की रचनाएं हैं। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है, याद रखना। नेक्स्ट, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से? तो यहाँ पर हमारा 67 में राइट ऑप्शन क्या होगा? अनुकूल। ठीक है, जो अनुकूल है वो इस तरीके से लिखा जाता है, न पर छोटा ऊ और क पर बड़ा ऊ की मात्रा आती है, अनुकूल। ठीक है, अवधि हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? अवधि, अवधि बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां आती हैं किसके अंतर्गत? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी में 5 आती हैं, बिहारी हिंदी की 3 है, राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां शामिल हैं। ठीक है, उपमेय में उपमान की संभावना होने पर अलंकार क्या होगा? उपमेय में उपमान की संभावना होने पर अलंकार क्या होगा? उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष या फिर रूपक। तो यहाँ पर हमारा 69 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपमेय में उपमान की संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, कह रहा है जग वासना में हो रहा उद्धार मेरा, वृद्ध जग को क्यों अखरती है क्षणिक मेरी जवानी। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियां हैं। आपको कहीं भी स्किप करने की जरूरत नहीं है वीडियो को, क्योंकि ऑलरेडी मैं फास्ट ही पढ़ाती हूँ, है ना, बीच में ना कोई बात करना, ना ही रुकना, ना ही कुछ करना। तो इसीलिए आपको कहीं भी स्किप करने की जरूरत नहीं है, और एक एक क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम अगर आप पढ़ाई को देते हैं, तो ही पढ़ाई आपके काम की है। ठीक है, कौन सी बोली है जो राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आता? अभी मैंने बताया था इसके अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। तो गढ़वाली तो किसके अंदर आती है? कुमाऊनी के, कुमाऊनी गढ़वाली, ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, ये किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये राजस्थानी के अंतर्गत आती है। और इसके अंदर, इसके अलावा एक और आती है जिसका नाम है जयपुरी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, 71 में हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। निम्न में से कौन सा वर्ण दंत्य है? कौन सा वर्ण दंत्य है? त, थ, द, ध, न। ठीक है, जो त वर्ग होता है, त वर्ग जो होता है वो क्या होता है? दंत्य होता है। ग किसमें? कंठ वर्ग में हो जाएगा, ज किसमें? तालव्य वर्ण में हो जाएगा, और ड किसमें हो जाएगा? मूर्धन्य में हो जाएगा। ठीक है, तुम कहाँ रहते हो, ये कैसा वाक्य है? तो भाई ये प्रश्न पूछा गया है, इसमें सीधा सीधा ये प्रश्नवाचक देखकर भी आप समझ सकते हो, और कहाँ कैसे, इससे भी समझ सकते हो। निम्न में कौन सा शब्द है जो अविकारी नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? कब, इधर, किंतु, लंबा। देखो, जो लंबा है ना वो विशेषण है। लंबा क्या है? विशेषण है। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 जो होते हैं विकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? 4 विकारी शब्द होते हैं। लेकिन क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये अविकारी में आते हैं। ठीक है, तो लंबा हमारा सही हो जाएगा, ये अविकारी नहीं है। बाकी कब, इधर, किंतु, ये सब हमारे अविकारी में हो जाएंगे। अक्ष का अर्थ नहीं होता है। अक्ष का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं होता? आंख, सर्प, धुरी या फिर पृथ्वी। तो 75 में आपको सही ऑप्शन बताना है, कौन सा हमारा सही हो जाएगा? 75 में राइट क्या हो जाएगा? अक्ष का अर्थ क्या नहीं होता? तो पृथ्वी नहीं होता है, बाकी आंख, सर्प और धुरी होता है। ठीक है, अक्ष का पृथ्वी नहीं होता है, याद रखना। नेक्स्ट, डॉक्टर बच्चन सिंह ने इस कवि की कविताओं को वेता लिखकर जागरण गान कहा है? यहाँ पर 76 में आपको बताना है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने किस कवि की कविताओं को वेता लिखकर जागरण गान बताया है? तो 76 में ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिर या चीर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? चिर या चीर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो 77 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? 77 के अंदर चिर और चीर। चिर का अर्थ क्या होता है? चिर मतलब लंबे समय तक, है ना। और चीर का अर्थ क्या होता है? कपड़ा होता है ना।
क्या होता है, कपड़ा होता है। तो 77 में हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाने, चिर यानी कि पुराना और चीर यानी कि कपड़ा। निम्न में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार है? इनमें से कौन सा अलंकार शब्दालंकार है? रूपक, अतिशयोक्ति, यमक या फिर उपमा। तो यहाँ पर 78 में हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? 78 में ये यमक है, ये कौन सा है? शब्दालंकार में आता है, ठीक है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, है ना, ये सब किस में आते हैं? वक्रोक्ति, शब्दालंकार में। नाश और निर्माण ये किसकी रचना है? नाश और निर्माण किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो 79 में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गिरजा कुमार माथुर, ठीक है। नाश और निर्माण किसका है? गिरजा कुमार माथुर की रचना है। नौका का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा नौका का पर्यायवाची नहीं है? तरिणी, पतंग, तरी या फिर तटिनी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज शेयर जरूर करना सभी बच्चों के साथ में, और हाइप कर दिया करो, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अगर आप कमेंट करके मुझे बताते हैं कि आपके कितने % सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छा रहता है, मुझे पता चल जाता है, और पेपर आगे कैसे बनाना है, कैसे प्रैक्टिस सेट आपको करवाना है, इसका आइडिया लग जाता है, ठीक है। 80 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तटनी जो है ये नौका का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तटनी किसका है भाई? नदी का है, ठीक है। तटनी नदी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। तो यहाँ पर हमारा 81 में राइट ऑप्शन क्या होगा? 81 में हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपने लोगों में आदर नहीं होता। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, मतलब पूरा गांव तो उसे सिद्ध मानता है, लेकिन घर में उसका सम्मान कोई नहीं करता, तो अपने लोगों में आदर नहीं मिलता है। मुख्यार्थ के बाधित होने पर जब उससे संबंधित दूसरा अर्थ लिया जाता है, मतलब मुख्यार्थ यानी कि जहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति नहीं है, वाच्यार्थ के बाधित होने पर जब उसी से संबंधित दूसरा अर्थ होता है तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है, ठीक है। लक्षणा शब्द शक्ति होती है। धर्मवीर भारती की किस रचना पर फिल्म बनी है? 83 में आपको बताना है धर्मवीर भारती की इनमें से कौन सी रचना है जिस पर फिल्म बन चुकी है? तो 83 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है। और ये फिल्म बनी थी कब? 1952 ईस्वी में, और बनाई किसने थी? श्याम बेनेगल ने, ठीक है। श्याम बेनेगल थे इसके डायरेक्टर, बेनेगल, ठीक है। और इसके अलावा और नाम क्या था? तो सूरज का सातवां घोड़ा के नाम से ही बनाई थी, जाकर के सर्च कर लेना, देख लेना कहीं मिल जाए तो। संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी? यह हर सेट में ही क्वेश्चन टपक पड़ता है, और ये 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, किस अनुच्छेद में निर्देश है कि संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी का प्रचार प्रसार करे? संघ का ये कर्तव्य है कि वह प्रसार का हिंदी का प्रसार करे, तो ये 351 के तहत बताया गया है, ठीक है। ये 351 अनुच्छेद में कहा गया है। रानी केतकी की कहानी या फिर उदयभान चरित इसी का नाम है, इसके लेखक कौन थे? तो इंशाअल्लाह खान की कहानी है, ये रचना है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने करवाया था? सुदर्शन नामक जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन करवाने वाले कौन है? तो यहाँ पर हमारा 87 में सही ऑप्शन क्या होगा? सुदर्शन, सुदर्शन नामक 87 में हमारा देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 87 के अंदर? तो ये सुदर्शन नामक, एक मिनट, 87 में देवकी नंदन खत्री ने करवाया है ना? कब करवाया था? देवकी नंदन खत्री ने। 87 में हमारा बी ऑप्शन सही है ना, देवकी नंदन खत्री के द्वारा करवाया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतज्ञ का विलोम क्या है? उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, लेकिन देख लेंगे। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृत्य घन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कृत्य घन हो जाएगा, अग का विग होता है, याद रखना। रचना के आधार पर वाक्य के कितने वेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने वेद होते हैं? ये टीजीटी में प्रश्न पूछा भी गया था, है ना। तो यार राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता। घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? घड़ों पानी पड़ जाना यानी कि बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना, बहुत ज्यादा
शर्मिंदा होना। यहाँ पर हमारे 91 क्वेश्चन थे, तो लगभग 100 प्रश्नों को आज हमने किया है, इसमें कुछ प्रश्नों को, है ना? तो आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो भई सारे बच्चे लाइक सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप थ्योरी क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, शुक्ल जी की सीरीज को देखना चाहते हैं, बच्चन जी की पूरी किताब को पढ़ना चाहते हैं, उनकी पीडीएफ चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए, कमेंट में भी लिख सकते हैं। आपको लिंक भेज दी जाएगी और आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके केवल और केवल 199 में पूरा शुक्ल सीरीज यानी कि शुक्ल की पूरी किताब और उसमें बच्चन जी की पूरी किताब को पढ़ा दिया जाएगा।